हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे यूजीसी नेट में जो 21 कहानी लगी हुई है, उनसे संबंधित 16वीं कहानी है। इससे पहले 15 कहानी कर चुके हैं और इसमें 2 मैराथन क्लास है जिसमें 11 कहानी एक भाग में और दूसरे में 4 कहानी एक साथ दी गई है। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करे तो एक बार वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। सारा कंटेंट आपको उसमें दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के द्वारा। तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएँगे जो भी तथ्य हैं। चीप की दावत के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जो जन्म हुआ था वो 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ था। जन्म कब हुआ? 8 अगस्त 1915। कहाँ पर हुआ था? रावलपिंडी में। रावलपिंडी। मृत्यु हुई थी 11 जुलाई 2003 दिल्ली में। इनके जो प्रसिद्ध नाटक था, जो रचना थी तमस थी। किस पर आधारित रचना थी ये? तमस 1947 के देश के विभाजन पर आधारित थी। 1947 में जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो उस पर आधारित विभाजन पर आधारित रचना थी। और भी साहनी को अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में, पद्म भूषण 1998 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2002 में। ये थे 20 साहनी से महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम पृष्ठभूमि। पहला पार्ट 1957, इसमें कुल 15 कहानियां संग्रहित। कितनी कहानियां हैं पहले पार्ट में? 15 कहानियां। तो ये भी याद रखना है, पहले पार्ट कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित है? 15। यह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। विषय वस्तु है मध्यम वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। यानी जो चीप की दावत है उसमें किस ओर ध्यान दिया गया? मध्यम वर्ग का खोखलापन और उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया। कहानी का नायक सामनाथ है जिसके चीप उसके घर पर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे वह छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे और बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही कहानी यही इस कहानी का सार तत्व है। पर मुख्य पात्र है इसमें सामनाथ है जो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चीप को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। बूढ़ी माँ सामनाथ की निरक्षक विधवा माँ जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है। पुरानी पीढ़ी का प्रतीक और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज। खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है जिससे आधुनिक पीढ़ी के सामना चिढ़ते हैं। चीप से मिलने पर संकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गांवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीप है जो सामनाथ के बोस जिसकी वह खुशामद करता है। संसरात परंतु सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। बकौल चीप उसे गांव के लोग बहुत पसंद है। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौन पात्र में है सामनाथ की धर्मपत्नी जिसमें भी क्या है दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की लेके के लिए वह खुशामद करने को भी शामिल है। चीप की पत्नी है अन्य देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र है। विशेष है जो महत्वपूर्ण तथ्य है किन किन पर इन पर जोर दिया गया। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती है। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है वह कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया। चीप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्य के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। अब पढ़ेंगे हम कहानी लाइन बाय लाइन। ये थे मुख्य पात्र, गौण पात्र और विषय वस्तु और भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अब चलते हैं कहानी पढ़ते हैं। चीप की दावत बीस कहानी। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। पहली लाइन है कहानी की शुरुआत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पति की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जूड़ा पहनाए मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले
और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। यानी कि चीफ जो उनकी कहने पर आने वाले थे तो उसकी टेंशन में क्या है, साफ सफाई घर में हो रही थी और हर चीज की लिस्ट बनाई हुई थी, जिसे लेकर सामनाथ एक इधर से उधर घूम रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज मेज टिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का जो फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वे अपने काम निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोली, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे और हाथ झपकते झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने ही यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में क्यों बुरी बनी हो? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे और यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्हें घर पर उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों को माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे अभी हो, अपने काम से जल्दी निमट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चली जाना। मैं अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ अवाक से बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे बोली, अच्छा बेटा। माँ को बुरा लग रहा कि बेटा कह रहा मेरे मेहमान आएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते, बाथरूम के रास्ते से अपनी कोठरी में चली जाना। यानी कि जब मेहमान आए तो तब आप मेहमानों के आगे दिखाई मत देना। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सोमनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो फची अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वे झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती हुई पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर बैठते नहीं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वे खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूंगी। मिस्टर सामना सिगरेट मुंह में रख के फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ की चिंता थी कि अगर पति का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लाइन पूछी गई है कि उसकी माँ ने कौन से कपड़े पहने थे। सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो, इंपॉर्टेंट है।
माँ धीरे उठ से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। माँ का झमेला ही रहेगा। इन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो फंसी यानी उसके अफसर को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है भाई, कोई चूड़ियाँ चूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। अम्मा को कह रहा कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो उन्हें भी पहन लो, ऐसी कोई बात नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं नहीं है जेवर बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लडूरा तो नहीं। लौटाया जितना दिया था उससे दोगुना लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की कमरे अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गया, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। वो अगर फची सामने आ गए तो उसने कुछ पूछा, यानी कि अगर सामनाथ का जो अफ़सर है वो सामने आ गया। अगर उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अम्मा सोच रही है। अंग्रेज़ को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमीरी की है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर से टाँगें लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी फसलते के शिखर सफलता के शिखर को चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई और मेम साहब को पर्दे पसंद आए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, साहब को क्या पसंद आया, विस्की, और साहब की पत्नी को क्या पसंद आए, पर्दे। फंसो, कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त प्रवास हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहनी थी। तो ये भी ध्यान रखना है, जिस साहब सामनाथ की जो साहब थे उसकी पत्नी क्या कौन से कपड़े पहनी थी, काला गाउन पहने थी। गले में सफेद मोतियों का हार था। सेट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियां उसकी आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे पीछे पची और दूसरे मेहमान थे। बरामदे में पहुंचे ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए, और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। दाएं से बाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खराटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठे, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रोध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। पति और बाकी मेहमान उनके पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में फची ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ पति के मुंह की ओर देखने लगे। पति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले और नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर खिन्न हो उठे।
इतने में फची ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। पर माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामना दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसर की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक फची माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी सी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। फची खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद हैं। माँ धीरे से बोली, क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया है। वाह वाह माँ, मेहमान ने कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीत से कहा, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और चीन दुर्बल लज, लड़जती आवाज में लड़खड़ाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भीने, हरियाते भागी भारिया। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा गीत गाया ये भी आपको याद रखना है। हरियाणी माए हरियाणी भीने, हरियाते भागी भारिया। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा ले आई। साहब बड़ी रुचि से उस फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बनाकर दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वे जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार इन्हें पहुंचती, पर बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुत दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्ध सामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया और हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। मैं कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों मैं ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी,
माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। इन्हें पोंछती ही धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते हुए गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने एक अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी बच के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी और तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो और बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई और फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया था। कहता था फुलकारी जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गई। तो ये थी कहानी। हमें हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और जो इसमें कथन कहे गए माँ के द्वारा, सामनाथ के द्वारा और चीफ के द्वारा जो कथन बोले गए हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। चलते हैं उदाहरण और कथन देखते हैं। प्रमुख उदाहरण है। पहला कथन से स्टार्ट करते हैं। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने से ऐसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि अब माँ का क्या होगा, जिसे सामनाथ अपने सफलता के आड़े सबसे बड़ी बाधा समझने लगे थे, तो किसे? माँ को। दूसरा कथन है, जो वह सो गई तो नींद में खराटे लेने लगेगी। तो ये कहती है सामनाथ की पत्नी, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी तो तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो ये कथन किसका है? ये है सामनाथ का। और ये किसका है? ये सामनाथ की पत्नी का है कथन। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। ये कौन कह रहा? सामनाथ कह रहा अपनी माँ से। चीफ जो अगला कथन है, 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी? अम्मा सोच रही है। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है और न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े या विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाई वहीं बैठी रही। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा और बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। सामनाथ कह रहा अपनी माँ से कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा चाहे मन से रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब मैं यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन की जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी और तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। माँ कह रही है बेटे से, सामनाथ से। तो तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? सामनाथ कह रहा अपनी माँ से, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया था। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो या बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। अब माँ क्या है, जब सामनाथ कह रहा मेरी तरक्की होगी तो माँ तैयार हो जाती है फुलकारी बनाने के लिए। तो ये कहानी यहाँ से समाप्त हुई। अब करते हैं नेक्स्ट कहानी। 15 कहानी हम कर चुके हैं। 17वीं कहानी है, सिक्का बदल गया। किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को, मृत्यु हुई इनकी 19 जनवरी 1919 को 2019 को। सर्वप्रथम जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे, जिसका प्रकाशन है 1980 में। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां संग्रह हैं। कितनी कहानियां हैं इसमें बादलों के घेरे? 24 कहानियां। सर्वप्रथम ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रतीक में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बादलों के घेरे कितनी कहानियां हैं? 24 हैं।
कौन कौन सी कहानी संगीत है देखते हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, दो रो दो बाएं, दोहरी सांझ, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, दादी अम्मा, बदली बरस गई, गुलाब जल गडरिया, एक दिन, जिगर की बात, न गुल था न चमन था, दोहरी सांझ, पहाड़ों के सोए साय तले, कलगी, लामा, नफीसा, कामदार और भीख मलाल। विषय वस्तु है कहानी की, यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां सानी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला। सबका ध्यान सानी की संपत्ति पर है। सानी चिनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है और वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि सानी यह घर छोड़ दे। अब इसमें जो मुख्य पात्र है सहानी है, जो एक जमींदार शाहजी की पत्नी है। विभाजन के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा, विस्थापित मतलब अलग होना पड़ा। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी। दूसरा पात्र इसमें सेरा है, जो हसीना का पति और सानी का कामगार है। अपनी मां के मरने के बाद सानी के यहाँ पला, सांप्रदायिक भावना से भरकर सानी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता। गौन पात्र में आएंगे, हसीना है जो सेरा की पत्नी है, साजी है सानी का पति जमींदार है, फिरोज सानी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला है, जैना सेरा की मां जो मर गई थी, नवाब बीबी है, बेगू पटवारी है, जोलदार है, दाऊद खां इंस्पेक्टर है, इस्माइल है, रसूली है। मुख्य तथ्य हैं, भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की इस कहानी में दर्द है। अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी, विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण, विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण, विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। तो ये थी कहानी। अब चलते हैं कहानी पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। कहानी की शुरुआत होती है, खादर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम राम करती पानी में होली। अंजलि भर सूर्य देवता को नमस्कार किया भरकर और उन्हीं आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गए। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, यानी लहरें लहरें लहरों को चूम रही थी और वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराए कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावता लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में वह अकेली है, पर नहीं है। यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों में से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियों की आवाज बज रही थी, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआ भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां हैं। सहानी ने नजर उठाई और यह मीलों फैले खेत अपने ही भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब साजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, सेरे सेरे, हसैना हसैना। सेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा उठाए सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई। तब अभी तो वह सोच ही रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छौबैले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी और शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर।
जिगरा हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने, क्यों गालियां बरसाई। सानी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे आज साजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी की बिछुड़ी कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था कि क्या कह रही है साहनी। साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। पड़ती हिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था। परस्पर बहस ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी साहनी, नहीं साहनी, हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाके पर हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा हमारा। साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई और किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही। पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरा। शेरा चाहता है सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे साहनी को। साहनी ने सिर ऊंचा किया और आसमान धुएं से भर गया। शेरे शेरे जानता है यह आग जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वामी उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। सानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। रखे। सानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, कभी न सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवर्त वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे, उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं? माँ, आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों में कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ उसमें कुल्लू वाल के जाटा वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला सफ करते हुए कहा, सानी रब नू है ही मंजूर सी। सानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी सानी को देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का तो बदल गया। सानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक तब सब फैसले, सब मशवरे वही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई। यह नहीं कि सानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खा जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया।
वही सहानी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल कनफूल दिए थे। कनफूल मतलब कानों में पहनने वाली चीज़ें। मुँह दिखाई में अभी उसी दिन जब वह लौंग के सिलसिले में आया था। उस समय जब वह लीग के सिलसिले में आया था, तो उसने उदंसा से कहा था, "साहनी भागोवाल, मसीत बनेगी, 300 रुपया देना।" कितने रुपए देना? 300 इम्पोर्टेंट है। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से उसे 300 रुपए दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी पर के निकट जोर जाकर बोला, "देर हो रही है साहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ बाँध लिया है सोना-चाँदी?" साहनी अस्पष्ट स्वर से बोली, "सोना-चाँदी?" जरा ठहरकर सादगी से कहा, "सोना-चाँदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक ज़मीन में बिछा है।" दाऊद खां लज्जित हो गया। "साहनी तुम अकेली हो और अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो। वक़्त का कुछ पता नहीं।" वक़्त? साहनी अपनी गीली आँखों से हँस पड़ी। "दाऊद खां, उससे अच्छा वक़्त देखने के लिए क्या मैं ज़िंदा रहूँगी?" किसी गहरी वंदन वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, "साहनी कुछ नकदी ज़रूरी है।" "नहीं बच्चा, मुझे इस घर से" साहनी का गला रुध गया। "नकदी प्यार नहीं, यहाँ की नकदी यहाँ रहेगी।" शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। "खा साहिब, देर हो रही है।" साहनी चौंक पड़ी। "देर मेरे घर में मुझे देर।" आँसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। "मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। है ठीक है, देर हो रही है नहीं।" साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले और वक्त बदला। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँपकर अपनी धुंधली आँखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और यही अंतिम दर्शन था। यही अंतिम परिणाम था। साहनी की आँखें फिर कभी इस ऊँची हवेली को न देखे पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार फिर घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई। मैं जी छोटा हो रहा है, जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चुप पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा और पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे चल दिए। ट्रेन अब तक भर चुकी थी। ट्रेन क्या अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, "साहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती।" और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूदे रूदे से कहा, "रब तुहानू सलामत रखे, बच्चियां खुशियां बख्शे।" वह छोटा सा जनसमूह रो दिया और जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, "तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चद्दे तेरे भागे जागे।" दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक में चल पड़ी। अनजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया। यहाँ वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी साहनी को कहाँ जाएगी अब वह। साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। बखत ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया और सिक्का बदलेगा वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा और सिक्का बदल रहा था। तो ये कहानी यही समाप्त हुई। तो अब करेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन जो इस कहानी में दिए गए हैं। उदाहरण, प्रमुख उदाहरण दिए गए इस कहानी में। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। ये कौन बोली है? सहानी। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है।
एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी और आज सहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं और आज वह अकेली है साहजी की लंबी चौड़ी हवेली। हवेली में अकेली है पर नहीं है, ये क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सानी ने लंबी सांस ली और श्री राम राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। ये शाहजी की असामियां हैं। सहानी ने नजर उठाई और यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल और जमीन तो सोना उगलती है। इंपोर्टेंट कथन कथन है, कितनी फसल? 3। और क्या उगलती है? सोना। सहानी चौंक पड़ी। देर से सहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा है। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन पर पले हुए हैं। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं, सानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांगेगी यह देरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो रही हो, रो पड़ी, जिसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे रूधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया और जरा भी दिल के मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। तो ये कहानी आज हम करेंगे 18वीं कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जो लेखक है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इनका संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में। कौन कौन सी कहानी इसमें संग्रहित है तो देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए वह जो आदमी है न, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना। हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर फिल्मी रोमांच। प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता हूँ। मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सब टेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट के नाम, एक काना एक ऐचक ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोग कथा। प्रमुख पात्र हैं मातादीन है जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन एमडी साहब हैं। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल है जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। कौन पात्र है? अब्दुल गफूर जो मुंशी भारतीय पुलिस में है। बलभद्र है, हवलदार है। रामस जीवन जो कि हवलदार है। कहानी की मुख्य विषय वस्तु है भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया। निर्दोष को दोषी का करार देने पर व्यंग। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग किया गया। विशेष है, हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग किया गया है। अब पढ़ेंगे कहानी डिटेल से, जो इस प्रकार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको चैनल पर मैराथन क्लास में 4 जो भी कहानी है वो मिलेगी उसकी वीडियो, और अब से 14 कहानियों की मैराथन क्लास की एक साथ पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट एक जगह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो वहाँ पे यूजीसी नेट 2026 के लिए संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध। आगे करते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर एक व्यंग्य कहानी है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। कहानी शुरू होती है, वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। तो इस लाइन से कहानी शुरू होती है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब है। तो ये सब याद रखना है कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहाँ है? डिपार्टमेंट में एमडी साहब। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। कौन कह रहे? मातादीन। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर फसल नहीं होती सुना है। आपके यहाँ रामराज है। मैं मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित करे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज दो। देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े तो वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये पंक्तियां जो याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल भागोर को पुकारा। मुंशी भागोर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पैक्सा आई आर रख दी, FAIR रख दी, जी पैक्सा और रोज नामचे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी की बखत अपने खटला यानी अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। फगूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामस जीवन भागता हुआ आया। बोला पैक्सा SP साहब के घर में से कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, जरूर लेता हूँ। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा मातादीन ने एडी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दी। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस लाइन का मुआवजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं? हमारे यहाँ रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वालों के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब एक्शन का मामला एबडक्शन का मामला था।
कदा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहां दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी और पुलिस का यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम हमारे राम राज में भी चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेकर आया हूँ। उस पर इसे मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी ने उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाही और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दी ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। आप देखेंगे कि पहले घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई और सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सोच की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी। यह हुआ किस तरह? माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, तो 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधियों को पकड़ेगा और गरज वह अपराधों पर नजर रखेगा। सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश हुए। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी और कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उनका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए। बोले, नमूने के लिए किस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखे। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किए जाएंगे। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो। पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या किसी और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे पर कब्जा करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया और उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? शांति पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन से उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी और सारा महकमा उत्सुकता से देख रहा था। माता दी ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तरह का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली में पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इस इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी चाहिए। सवाल है, किसको सजा होनी चाहिए? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है और किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने के ऊपर के लोग खुश होते हैं,
इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन-कौन से यहाँ पे कथन किए गए, ये ध्यान रखना है। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोग का सवाल है, वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दी ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझा दिया को मैं समझ चुका हूँ कि इसमें सभी उसी ईश्वर का अंश है। सजा उसे ही हो, इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा न। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FRI। माता दी जी ने FRI भरवा दी, वक्त जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी फयात है। तमाम भले आदमी आते और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम बहुत शर्मिंदा है। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो। हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह देगा कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, तब IG भी कहेंगे सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचे तो पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, मैं जानता हूं वे निर्दोष है, पर ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब? मातादीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास नहीं, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका? कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। मातादीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं? तो चश्मदीद गवाह को कोई कैसे होगा? माता दी ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दी ने कहा, कहेगा समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद गवाह बना दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे कोई जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8 से 10 उठाईगिरी को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गई और बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ा, उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते हैं यह पहला मौका। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कर कहता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुराकर देखा और कहा, कैसे देखा तो बताता हूँ। तुम जो लोग काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? तो कम से कम कितनी देर? 10 साल। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। वे घबरा कर बोले, साहब जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा न? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी थी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजना रोज नामचा बदलना और गवाह को तोड़ना सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हुई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में
जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे। सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा कि एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं। दुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब बाकी टर्म का वेतन ले जाए और डबल ले जाए, टिबल ले जाए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब हम आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी को मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कल तल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहे और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर ही आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी से हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी, अगर ये यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। तो ये थी कहानी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखें। प्रमुख उदाहरण और कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वे भारत की तरफ से संस्कृति आदान प्रदान के अंतर्गत गए। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होता। सुना है आपके यहाँ रामराज है, और मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। दूसरा कथन है, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीज अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। कौन कह रहा है? ये माता दीन कह रहा, अंतरिक्ष यान के ड्राइवर। आदमी मारा गया तो वह पक्का है, किसी ने तो जरूर मारा है। कोई कातिल है तो किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा तो होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, उसमें सब परमात्मा के अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरी बात है, क्या उसे सजा दिलाने के लिए ऊपर के लोग खुश होंगे? तो ये सब कौन कह रहे हैं? माता दीन कह रहे हैं चांद की पुलिस से। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तो तुम इसे सीख लो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। तो ये कहानी खत्म हुई यहाँ पे। अब कहे 19वीं कहानी है, पिता। पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। संग्रह है फेंस के इधर उधर, 1968 ईस्वी में। कौन कौन सी कहानी इस संग्रह में है? दिवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। कहानी की विषय वस्तु, नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन है और विश्लेषण।
ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेख्य दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद का चित्रण। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं तो गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग। कौन कौन से स्थानों का इसमें कहानी में प्रयोग है? धूमनगंज और खुलदाबाद। मुख्य पात्र है सुधीर है जो पुत्र है और नई पीढ़ी का प्रतिनिधि। घनश्याम नगर का निवासी है, इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता है जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीत का पाठ करने वाले, कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहनते हैं। गौण पात्र में देवा है जो सुधीर की पत्नी है। कप्तान का भाई है सुधीर का भाई, वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है और दादा भाई है। तो यह तो इसमें मुख्य है। अब पढ़ते हैं कहानी लाइन बाय लाइन। कहानी का आरंभ होता है कि उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे और उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया आ गए और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिले के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत सा भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीयत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्बाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह बहु पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती हुई सी आवाज भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्बाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया, जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच कर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को बहुत गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिफली पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने लगे। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह वो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेध बेद न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुबाते लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी लोग आराम से बस रहे हैं। इस साल जो नया पेंडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है कि गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे के आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं और झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने चलने वाले रिक्शे के
लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधा जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी भर पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा सावर लगवाने में से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई भी मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भों सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात कर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की शीर्षता से वे कभी प्रभावित नहीं होते। वे अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियर से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाय बगाए मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लदलद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज के स्थान पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खाएंगे खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। उनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। अब बाहर पिता ने टक्कर खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा मोहल्ले में हम लोगों को सम्मान दे सम्मान दे, चार भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए। चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही बदल लगता है, लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा। सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए न भाई, हाउस में बैठिए। झूठी वैनिटी के लिए बेहरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे। झोला लेकर बाजार सौदा लेने जाएंगे। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। पिता क्या पढ़ते थे? रामायण का पाठ करते थे। होता हमेशा यही, सब मन में तय करते हैं और आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठे। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को ऐसा ही पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बेमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी गुड़कने पर ढकने के से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उंगली की। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग
मैंने कलकत्ते के हॉल एडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं। ये सनवेशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उससे आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। झाँच चली चाहिए सिलवाई, भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदा, हे पिता, बाहर अकबक काकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज से जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगे। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी है। मन उसका माथा जाता है। बीवी पड़ी आराम से सो रही है। इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियम, रामायण और गीता। कौन से दो ग्रंथ पढ़े थे उन्होंने? रामायण और गीता। इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। लंबे 35 वर्षों से। और कितने वर्षों से? 35 वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करते आ रहे। केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता है। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुन मुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ-मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप-चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्ले पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो सोया और जाग रहे हैं। जैसा भी हो, वह बड़े जबरदस्त है। इस समय बाहर रहकर भारी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग कैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत कर किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिरहन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। वर्ष का पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक बिचाव सा आ गया। विषाद सर्वोपरि है। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ने होता तो पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे जाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या हुआ? उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहाया है। खुद को छुरा भोग देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल है पिता। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 से वर्षों तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपए वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई।
उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खीन हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोकोसेट से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की गेंद ट्रक पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, न झगड़े कुत्तों की भोंक भाक, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन, एक विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसकी उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रेन का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनर्जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता ऊँघ गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलने के समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली। लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक्कर वह उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अंध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्भाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते हुए कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर भी में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वहीं सुराही के प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज दार जम्भाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सूरज जो दूर है, भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो यह थी पिता कहानी, जो उन्होंने पिता के बारे में बताया कि वे जो भी सुख सुविधा थी उन सबको नहीं इस्तेमाल करते थे। अपने पुराने हिसाब से वे अपना कार्य करते थे, जैसे करते आ रहे थे। तो उनका जीवन अपने नियमों के अनुसार चला हुआ था। अब करते हैं इन कहानी से संबंधित कथन। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें और महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते थे, तो बहुत नाक बहुत सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वे कभी प्रभावित नहीं हुए। यानी कि जो पिता थे वे अपनी दाल रोटी और गज्जक उन्हें वे सभी अच्छी लगती थी। जो बच्चों के द्वारा बिस्किट वगैरह महंगी चीजें लाई जाती थी, तो उन्हें वे बेस्वाद कहकर नाक बहुत सकोड़ कर का तिरस्कार करते थे। परवाह नहीं, अब वह अपना हाथ पांव जानते हैं और अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियर से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, तब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाय बगाए मुंह बोलते हैं और क्रोध उगलते हैं।
हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देते। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर और कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन एक बदसा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आवाज कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी। अकस्मात मतलब अचानक घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक तेज हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता और या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संसिद्ध धमनियों के साथ या लगभग धमनीहीनता के बीच जगह होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। तो ये कहानी थी समाप्त हुई। अब हमारी दो कहानी रह गई है, राजा निर्वंशिया और कमलेश्वर। धन्यवाद में करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।